नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। मेनली जो आज अपन पेपर सॉल्यूशन करके चलेंगे जीएमसीएच का पेपर सॉल्यूशन करके चलेंगे। जीएमसीएच के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चलेंगे। साथ के साथ कुछ नर्सिंग के, कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़ के चलेंगे और साथ में अगर टाइम बचता है तो अपन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का काम करें। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एमसीक्यू सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बेटा। और सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन? कौन से टाइप की ड्रग होगी जो कि कोज करेगी रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन? ऑप्शन नंबर ए आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर क्या जाएगा सर? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है देखिएगा। अगर मैं आपको बता के चलूं, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं, फर्स्ट लाइन कौन सी लाइन बेटा? फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उनको जानते हैं HRZES के नाम से। H का मीन्स होता है आइसोनियाजिड, R का मीन्स होता है रिफाम्पिसिन, Z का मीन्स होता है पैराजिनामाइड, E का मीन्स होता है इथाम्बुटोल और S का मीन्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सर ये सारी की सारी कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं। एक एक को अच्छे से समझाऊंगा बेटा, एक एक को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आती जो आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो ड्रग होगी बेटा वो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर होती है। WHO के द्वारा इसे INH के नाम से डिनोट किया जाता है। सर ये बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोसाइडल का मीन्स होता है बेटा बैक्टीरिया को मार गिराने का काम करती है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चलें सर इसके कारण जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट को अपन चेंज के नाम से याद रखते हैं। किस नाम से बेटा? चेंज के नाम से अपन याद रखते हैं। सर चेंज का मीन्स क्या होगा? C का मीन्स होगा बेटा चेंज इन मेमोरी, H का मीन्स होगा हिपेटोटॉक्सिक, A का मीन्स होगा बेटा एनीमिया, N का मीन्स होगा पेरिफेरल न्यूराइटिस, G का मीन्स होगा गायनेकोमेस्टिया और E का मीन्स होगा यूफोरिया। गायनेकोमेस्टिया का मीन्स होता है बेटा एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनटू मेल पर्सन लाइक एज फीमेल क्लाइंट। मेल पर्सन के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट का होना गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। यूफोरिया का मीन्स होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। सर सबसे ज़्यादा लीवर के ऊपर इफेक्ट करने वाली जो ड्रग होती है एंटी ट्यूबरकुलर वो होती है बेटा आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वन सर पेरिफेरल न्यूराइटिस का मीन्स होता है नबनिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन फीलिंग इनटू द एक्सट्रीमिटीज। सर पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन से बचने के लिए जब भी अपन किसी क्लाइंट को आइसोनियाजिड देते हैं तो उसके साथ अपने को क्लाइंट को कौन सी मेडिसिन देनी होगी? तो याद रखना बेटा विटामिन B6 दे के चलते हैं। और विटामिन B6 का बड़ा प्यारा नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है सर? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट वन बात आती सर सेकंड होती बेटा रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती किसकी बेटा? प्रेगनेंसी की, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सर रिफाम्पिसिन भी एक कैसी होती है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। सर ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। सर इसको अपन हमेशा याद रखना, इसको लेने के कारण क्लाइंट के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
फ्लू लाइक सिम्टम्स का मीन्स है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा, इसको लेने के कारण अपने को पहले ही समझा देना क्लाइंट को कि वो वॉशरूम में जाएगा, टॉयलेट के लिए जाएगा, तो पहले 4 से 5 जो वॉइडिंग होगी उसके अंदर बेटा पेशाब का कलर कैसा आएगा, रेड ऑरेंज कलर आएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, कभी वो सोचे कि खून आ रहा है किसके अंदर, पेशाब के अंदर, तो ये अपने को नॉर्मल फिनोमिना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, रिफाम्पिसिन के साथ कभी भी नाव का यूज नहीं करना है। नाव का मीन्स होता है, एन का मीन्स होगा निवेरापाइन, ओ का मीन्स होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और डब्ल्यू का मीन्स होगा वारफेरिन। इसका यूज कभी भी करके नहीं चलना है। HRZ आता है, जेड का मीन्स होता है बेटा पायराजिनामाइड। क्या होता है बेटा, पायराजिनामाइड। सर जो पायराजिनामाइड ड्रग होती है ये भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। पायराजिनामाइड क्या काम करती है बेटा, पायराजिनामाइड एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होगी। सर अगर कोई क्लाइंट इसका यूज करता है तो ये यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है। किसको बढ़ाने का काम करती है, पर्सन के अंदर, क्लाइंट के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है। अगर पर्सन के अंदर, क्लाइंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो बेटा उस पर्सन के अंदर गाउट की कंडीशन डेवलप होगी, और गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। नॉर्मल जो लेवल होता है 3.5 टू 7.2 mg/dl। कितना होता है, 3.5 टू 7.2 mg/dl। अगर सर 7.2 mg/dl से ज़्यादा लेवल होगा तो अपने को क्लाइंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, गाउट की कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। एक होता है एक्यूट गाउट और एक होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट के अंदर आपसे ड्रग पूछ ली जाए तो आंसर दे के आना इंडोमेथासिन। वैसे बेटा होती है कोचिन, लेकिन कोचिन एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, ऑप्शन में आता है इंडोमेथासिन, तो राइट जाएगा। क्रोनिक गाउट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एलोप्यूरिनोल होती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, ध्यान से समझिएगा, इथाम्बुटोल। जो इथाम्बुटोल ड्रग होती है ये भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। लेकिन बेटा ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर तो होती है, लेकिन साथ के साथ ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, बैक्टीरिया को मारने का काम नहीं करती, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। सर 5 साल से कम के बच्चे के अंदर, मेनली बेटा 2 साल से कम के बच्चे के अंदर अपन इसको अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस का मीन्स होगा बेटा कलर डिस्टर्बेंस। बच्चा अच्छे से कलर को नहीं पहचान पाएगा, कलर को पहचानने में बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। और लास्ट वन ड्रग आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है बेटा, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर होगी। सर केवल और केवल एक ऐसी ड्रग होगी जिसको IM रूट से दिया जाता है, बाकी सभी फर्स्ट लाइन को ओरल रूट से देके चलते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल फॉर्म में देके चलते हैं। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, भूल के भी यूज़ नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बंद होती है, क्योंकि बेटा अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करेगी तो ये 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, और 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसको डैमेज करने का काम करेगी। और वो डैमेज हो गई तो बेटा अपने को पर्सन के अंदर, बच्चे के अंदर हीयरिंग लॉस और इम्बैलेंस, बॉडी के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन सर, यहीं पर मैं आपको बता दूं बेटा, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी होती हैं। और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को याद रखने के लिए एक ट्रिक है बेटा, टू पिकॉक मेकिंग लव। क्या है बेटा, टू पिकॉक मेकिंग लव के नाम से याद रखना। 2 का मीन्स होगा थायोसिटाजोन, P का मीन्स होगा पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, E का मीन्स होगा इथियोनामाइड, A का मीन्स होगा अमिकासिन, C का मीन्स होगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, O का मीन्स होगा ओफ्लोक्सासिन, C का मीन्स होगा साइक्लोसीरिन, K का मीन्स होगा कैनामाइसिन, M का मीन्स होगा मोक्सीफ्लोक्सिन और N का मीन्स होगा लिनोजोलिड। क्या होगा बेटा, लिनोजोलिड। L का मीन्स क्या होगा, लिनोजोलिड। ये सारे की सारी कौन सी बेटा, सेकंड लाइन। यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर। आज के समय में टीबी के अंदर बेटा यूज की जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा बी पाम। किस नाम से आती है, बी पाम के नाम से दवाई चलती। 4 प्रकार की मेडिसिन होती है। बी का मीन्स होता है बिडिक्विनिन, पी का मीन्स होता है पेरिटोनामाइड, एल का मीन्स होता है लिनोजोलिड और एम का मीन्स होता है मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये 4 प्रकार की दवाइयाँ यूज की जाती हैं बेटा। ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरा इफेक्ट शो कर देती हैं क्लाइंट के अंदर। लंबे टाइम तक अपने को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेनली अपन चलाते हैं MDR वाले केस के अंदर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर अपन यूज करके चलते हैं बी पाम।
अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है, इस बात को याद रख लेना, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, रिफाम्पिसिन। देखिएगा स्पीड आपको स्लो लग रही होगी, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ आपके माइंड में जरूर आ रही होगी। बच्चों का पहले डाउट रहता था सर आप स्पीड से बोलते हो, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती। अब ये मत बोलना कि स्लो चल रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलेंगे ताकि बेटा बार बार चीज़ों को पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, absence of bowel sound and abdominal distension after abdominal surgery indicate। सर बाउल साउंड और एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या हो जाना, absent हो जाना, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद किस चीज़ को इंडिकेट करता है? हेमरेज को बेटा, पैरालिटिक इलियस को, इंटुसिसेप्शन या फ्लैटुलेंस। देखिएगा सर सबसे पहले अगर अपन बात करके चलें, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपनी सर्जरी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी होती है, तो बेटा जो बाउल साउंड होती है और गैग रिफ्लेक्स होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखा गया कि 48 से 72 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। 48 से 72 घंटे के अंदर रिटर्न हो जाता है, आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि बाउल साउंड और एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या है, एब्सेंट है। कब बेटा? एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो सर ये हेमरेज को तो इंडिकेट नहीं करेगा। हेमरेज का मीन्स होगा इंजरी। अगर इंजरी होगी तो किसी भी प्रकार की इंजरी होगी तो बेटा अपने को पता लग जाएगा। इंटुसिसेप्शन का मीन्स होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। टेलीस्कोपिंग होना एक पार्ट का इंटेस्टाइन के अन्य पार्ट के ऊपर, उसे अपन बोलते हैं बेटा इंटुसिसेप्शन। सर इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इलियोसिकल होती है, इसके अंदर रेड कुरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, एब्सेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस का मीन्स होता है एक्सेसिव गैसियस फॉर्मेशन। गैस का ज़्यादा फॉर्मेशन होना क्या बोला जाएगा? फ्लैटुलेंस बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बेटा पैरालिटिक इलियस। और पैरालिटिक इलियस को बोलते हैं सर कि सर पैरालिटिक इलियस बोला जाएगा कि बच्चा या मैं बोलूँ कोई भी बड़ा है उसके अंदर एब्सेंट देखने को मिल रही हैं। सर एक शब्द सुना होगा मिकोनियम इलियस। मिकोनियम इलियस का मीन्स होता है बेबी इज फेलियर टू पास आउट मिकोनियम फॉर फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द बर्थ। बच्चे को जन्म हुए 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका, लेकिन अभी तक बच्चे के अंदर क्या देखने को नहीं मिल रहा है बेटा? मिकोनियम पास आउट देखने को नहीं मिल रहा, उसे बोलते हैं मिकोनियम इलियस। और मिकोनियम इलियस होने के कारण बच्चे के अंदर रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि बच्चा फोर्स लगाएगा स्टूल को पास आउट करने के लिए और रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर जाएगा पैरालिटिक इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट थेरेप्यूटिक डोज आर नोन एज। अनवांटेड है बट अनअवॉइडेबल, लेकिन उनको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हैं किसी भी ड्रग के, एट द थेरेप्यूटिक डोज आर नोन एज, उसे क्या बोलेंगे? फार्माकोडायनेमिक का मीन्स होता है कि सर जो अपनी बॉडी होती है वो किसी दवाई के लिए क्या काम करती है। फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। सॉरी, फार्माकोडायनेमिक का मीन्स होता है जो ड्रग होती है बॉडी के ऊपर क्या काम करती है, क्या एक्ट करती है। और फार्माकोकाइनेटिक का मीन्स होगा बॉडी ड्रग के ऊपर क्या एक्ट करेगी, क्या काम करती है। और फार्माकोकाइनेटिक के 4 स्टेप होते हैं। आदमी के नाम से अपन जानते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पे बताइएगा बेटा अनवांटेड है लेकिन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट है ड्रग का, थेरेप्यूटिक डोज का, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे? क्या सर उसे अपन टॉक्सिक इफेक्ट बोलेंगे, साइड इफेक्ट, या इडियोसिनक्रेसी बोलेंगे? तो हमेशा याद रख लेना बेटा उसे अपन बोल के चलेंगे साइड इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? साइड इफेक्ट। कि अपने को इस ड्रग का क्या देखने को मिला? साइड इफेक्ट देखने को मिला। अपन नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अपन उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म डेट कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज। सर कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज को कोज करता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्निया बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकस। देखिएगा बेटा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पेप्टिक अल्सर, सर जो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होती है सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर होता है ब्रेक डाउन इनटू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ म्यूकोजा।
मुकोजा की जो कॉन्टिन्यूटी होती है उसके अंदर क्या आना बेटा, ब्रेक डाउन आना। जैसे कि ब्रेक डाउन इनटू द बोन, बोन के अंदर अगर ब्रेक डाउन आता है तो उसे अपन बोलते हैं फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्चर होना। क्या होना, फ्रैक्चर होना बोलते हैं। और अगर मुकोजा की किसकी बेटा, मुकोजा की कॉन्टिन्यूटी में क्या आता है, ब्रेक डाउन आता है, तो उसे अपन क्या बोल के चलते हैं बेटा, उसे अपन बोल के चलते हैं सर पेप्टिक अल्सर। और सर अब देखिएगा पेप्टिक अल्सर अपने को कहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो पेप्टिक अल्सर होता है वो अपने को देखने को मिल सकता है ईसोफेगस के अंदर भी देखने को मिल सकता है, केवल और केवल 5%। सर गैस्ट्रिक के अंदर बेटा, गैस्ट्रिक कमेंट से स्टमक के अंदर देखने को मिल सकता है 20%। और बेटा डिओडिनम के अंदर देखने को मिल सकता है कितने परसेंट सर, 80%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन जो होता है पेप्टिक अल्सर कहाँ पर देखने को मिलेगा, डिओडिनम। सर स्टमक के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक के अंदर अपने को देखने को मिलता है लेजर कर्वेचर के ऊपर, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है लेजर कर्वेचर होती है। और डिओडिनम के अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम मोस्ट कॉमन क्या होती है, साइट होती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात सर, अगर अपन बात करके चलें इसके पीछे कोज क्या रहता है, कारण क्या रहता है। इसके पीछे कारण रहेगा एच पाइलोरिक बैक्टीरिया बेटा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया होगा, या बेटा होगा नशेड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होंगी, या होगा बेटा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ध्यान से सुन लेना क्या होगा, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है बेटा हेड ऑफ पेनक्रियाज का कैंसर होना, कार्सिनोमा होना, क्या बोला जाता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है सर इसके पीछे और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बेटा स्पाइसी फूड का लेना, इंक्रीज HCl का लेवल ज़्यादा होना, सर कोका कोला, चाउमीन, बर्गर वगैरह खाने से हो सकता है। अगर अपन बात करके चलें सर इसके पीछे साइन एंड सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम बेटा अगर गैस्ट्रिक और डिओडिनम की बात करके चलें तो एक केस के अंदर अगर गैस्ट्रिक के अंदर है तो 4% चांस, 4 केसेस किसके देखने को मिलेंगे, डिओडिनम के। नेक्स्ट वन बेटा इसके अंदर जो पेन होता है गैस्ट्रिक के अगर अल्सर होगा तो उसके अंदर अपने को पेन देखने को मिलेगा मिड गैस्ट्रिक पेन, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन। ध्यान से सुन लेना। डिओडिनम के अंदर पेन अपने को राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो पेन होगा बेटा, इसके अंदर जो पेन होगा वो अपने को सबसाइड कब देखने को मिलेगा, पेन अपने को रिलीफ मिलेगा आफ्टर मील, आफ्टर मील। और इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा बेटा, सॉरी इसके अंदर पेन अपने को देखने को मिलेगा आफ्टर मील। गैस्ट्रिक के अंदर खाना खाने के बाद पेन देखने को मिलेगा, और डिओडिनम के अंदर 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे के बाद, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद अपने को पेन देखने को मिलेगा। सर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन रिलीफ कब होगा, जब बेटा क्या होगा, एम्प्टी स्टमक होगा, पेन रिलीफ हो जाएगा। और इसके अंदर आफ्टर मील, खाना खाने के बाद पेन क्या होगा, रिलीफ होगा। एक एक सिम्टम ध्यान से समझना। नेक्स्ट वन सर वेट लॉस किसके अंदर होता है, गैस्ट्रिक वाले के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि खाला पेट होगा, भूखा रहना पसंद करेगा। और इसके अंदर वेट क्या होता है, गेन होता है, किसके अंदर बेटा, डिओडिनम अल्सर के अंदर। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम होता है, और गैस्ट्रिक की बेटा होती है लेजर कर्वेचर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसके अंदर अपने को हिमेटोइमेसिस देखने को मिलता है। वोमिटिंग के अंदर ब्लड कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा सर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर, डिओडिनम के अंदर ये अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट वन बेटा मेलिना अपने को गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर अब्सेंट रहेगा, और मेलिना अपने को देखने को मिलेगा डिओडिनल अल्सर के अंदर, मेलिना देखने को मिलेगा। अब सुनना सर इसके अंदर डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं बेटा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड यूरिएज टेस्ट अपन कर सकते हैं, रैपिड यूरिएज टेस्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट करते हैं, और यूरिया ब्रीथ टेस्ट अपन परफॉर्म करके चलते C14 कंटेनिंग एजेंट। सर इसके अंदर अपन मेडिकल मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं, ध्यान से सुनना। एक देते हैं ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी के अंदर देके चलते हैं बेटा मेट्रोनिडाजोल देते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन देते हैं, और PPI देते हैं। कोई भी एक PPI दे सकते हैं, पेंटाप्रोजोल, लिजिनिप्रोजोल दे सकते हैं। और ये कब देनी है, जब बेटा पेनिसिलिन क्या हो, सेंसिटिव हो। अगर बेटा पेनिसिलिन सेंसिटिव नहीं होती है तो अपन अमोक्सिसिलिन का यूज करते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, और PPI का यूज करते हैं। कितने बेटा 14 डेज तक करते हैं।
और जो ट्रिपल थेरेपी होती है 70% केसेज के अंदर इफेक्टिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन बात करके चले बेटा, एक होती है क्वाड्रेबल थेरेपी। कौन सी थेरेपी बेटा? क्वाड्रेबल थेरेपी। और जो क्वाड्रेबल थेरेपी होती है ये भी बेटा अपन कितने परसेंट केसेज के अंदर, ये 95% सक्सेसफुल रेट रहता है, 14 डेज तक देते हैं। इसके अंदर बेटा कोलोइड बिस्मिथ किसका यूज किया जाता है? कोलोइड बिस्मिथ का यूज किया जाता है। और कोलोइड बिस्मिथ के साथ बेटा अपन क्या करते हैं सर? ट्रिपल थेरेपी का यूज करते हैं। ट्रिपल थेरेपी के अंदर अमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन और पीपीआई दे के चलते हैं। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करके चलेंगे सर? पेप्टिक अल्सर की सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन वेगोटोमी करते हैं। वेगोटोमी का मीन्स क्या होगा बेटा? वेगस नर्व की ब्रांचेज को रिमूव कर देते हैं। पार्शियल और बेटा कंप्लीट डियोडोनिमी कर सकते हैं, या मैं बोलूँ गैस्ट्रोटोमी कर सकते हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन फर्स्ट और बिलिरुबिन सेकंड जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डंपिंग सिंड्रोम। क्या बेटा? डंपिंग सिंड्रोम। तो मे बी ये पेप्टिक अल्सर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में जरूर आई होंगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। When the amount of amniotic fluid exceed 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर बेटा एमनियोटिक फ्लूइड की जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है, अमाउंट है, और कितने से ज़्यादा हो जाए बेटा? 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसे टर्म को क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनोज, बैग ऑफ वाटर, पॉलीहाइड्रोमिनोज या एमनियोनाइटिस। सर आप लोगों ने सुना होगा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को ही बोलते हैं लिक्वर एमनियाई। क्या बोलते हैं बेटा? लिक्वर एमनियाई के नाम से जानते हैं। सर 12 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है उस पर ये 50 ml होता है। कितने ml होता है? 50 ml। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर ये 200 ml होता है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर बेटा ये 400 ml होता है। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर ये 1000 ml होता है। 37 से लेकर 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर बेटा 600 से 800 ml होता है। और आफ्टर 42 वीक, 42 सप्ताह के बाद ये कितना रहेगा बेटा? सर ये 16 वीक के लेवल पर आ जाता है, 200 ml के लगभग आ जाता है। सर अगर बात करके चले किसी कंडीशन के अंदर ये 200 ml से कम जा रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा ओलिगोहाइड्रोमिनोज, ओलिगोहाइड्रोमिनोज। और बेटा अगर ये 400 ml से ज़्यादा जा रहा है तो इसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज। क्या बोलते हैं सर? पॉलीहाइड्रोमिनोज के नाम से जानते हैं। एक अपन चेक करके चलते हैं AFI, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। AFI का मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को अपन एसेस करते हैं सर। और जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम होगा तो बेटा ओलिगोहाइड्रोमिनोज, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो बेटा पॉलीहाइड्रोमिनोज को इंडिकेट करेगा। नॉर्मल जो अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कलर होता है वो होता है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड का कलरलेस। कैसा होता है बेटा? कलरलेस। और लेट प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रो कलर हो जाता है, और मेलिड कलर मैं बोल सकता हूँ, मटमेला कलर मैं बोल सकता हूँ, देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल कलर अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे कि ग्रीनिश कलर अगर आपको देखने को मिले, ग्रीनिश कलर बोलूँ या मैं बोलूँ बेटा सैफ्रॉन कलर। कैसा कलर? सैफ्रॉन कलर इंडिकेट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी को। किसको बेटा? पोस्ट मैच्योरिटी को। अगर डार्क रेड कलर देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट करेगा कंसील्ड ब्लीडिंग को। ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट करेगा रिवील्ड ब्लीडिंग को, कि सर कुछ टाइम पहले ही ब्लीडिंग हुई है। टोबैको कलर है। कैसा कलर है बेटा? टोबैको कलर है तो इंडिकेट करेगा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, टोबैको कलर है, टोबैको कलर है तो किसको इंडिकेट करेगा बेटा? इंट्रायूट्राइन डेथ को। अगर गोल्डन कलर है, कैसा कलर है? गोल्डन कलर है तो इंडिकेट करेगा RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को। अगर ग्रीन कलर है तो बेटा इंडिकेट करेगा फीटल डिस्ट्रेस। अगर फीटल डिस्ट्रेस ऑप्शन में नहीं और मिकोनियम ऑप्शन में तो राइट आंसर जाएगा मिकोनियम। एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने का जो काम करता है 80% रोल प्ले करता है फीटस, और फीटस का कौन बेटा? यूरिन।
और मदर का क्या करता है, एपिडर्मिस लेयर की शेडिंग होती है वो बनाने का काम करती है किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को। तो मैंने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई। राइट आंसर जाएगा पॉली हाइड्रोमिनोज। देखिएगा बेटा, एक एक क्वेश्चन को अपन जीएमसीएच के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की अपन बात करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के चलेंगे ताकि बार बार पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता ना पड़े। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर या लाइक करने का कार्य जरूर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फिटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटाइज। एक होता है फ्रेटर्नल ट्विन, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, मोनोजाइगोटिक को फ्रेटर्नल और इसको आइडेंटिकल ट्विन्स के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिकल जो ट्विन्स होंगे उसमें जो फीटस शेयर करते हैं कॉमन कोरियन, द नंबर ऑफ प्लेसेंटाइज, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेसेंटा कितनी रहती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी टॉपिक पढ़ा होगा, 1 रहती है, मोर देन 2 रहती है, 2 रहती है या 2 एंड फ्यूज्ड, 2 रहती है और फ्यूज हो जाती हैं। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटाइज 1 मोर देन 2 2 एंड फ्यूज्ड। तो राइट आंसर जाएगा बेटा 1। कौन सा राइट आंसर जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया इज। सर बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लिमिट कितने दिन की होती है, 7 डे, 14 डे, 21 डे, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी एक। देखिएगा पहले बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, सॉरी बर्थ एंड डेथ जो रजिस्ट्रेशन होती थी उनकी डेट अलग अलग होती थी, लेकिन आज के टाइम पर एट प्रेजेंट टाइम इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें क्या हैं बेटा, सेम हैं। और दोनों चीज़ें सेम क्या हैं, 21 डे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्पोर्ट्स पर्सन इनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी बाय टेकिंग। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हो इनहेंस करते हैं, बढ़ाते अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी बाय टेकिंग, कौन सी चीज़ लेकर बेटा, कौन सी चीज़ का यूज करके एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। सर एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेकर, विस्की लेकर, कैफीन लेकर, हाई कैलोरिक फूड लेकर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन इनहेंस करते मेंटल एंड फिजिकल, तो हमेशा याद रखना एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेकर। अरे देखा होगा ना, प्रोटीन लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, कौन बेटा, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम में जाते हैं, ट्रेनर होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड। चलो सर, नर्सिंग के क्वेश्चंस के अंदर आज अपन ने 8 क्वेश्चन जाने, मे भी एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रही हूँ। रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक से एमसी क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न राइट। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में चारों की डायरेक्शन एन, ई, एस, डब्ल्यू ऐसे लिखे। सबसे पहले एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो साउथ में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो साउथ के नीचे लिखेंगे 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट, राइट साउथ के राइट में वेस्ट है, तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा। अब आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि वो वेस्ट में 3 किलोमीटर चल रहा है। ही टर्न लेफ्ट, वेस्ट से वो लेफ्ट लेके वापस साउथ में आ जाएगा एंड वो 5 किलोमीटर, यानी कि वो साउथ में ही 5 किलोमीटर चल रहा है। अब हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शंस होती है, उनको कैंसल आउट करते हैं। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शंस होती है, उनको कैंसल आउट करते हैं।
अब इसमें पूछ रखा है हमसे ओनली डायरेक्शन, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पूछा है। तो इसमें हमारी टर्म आ रही है साउथ की और वेस्ट की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साहिल एक निश्चित बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सबसे पहले चारों डायरेक्शन लिखेंगे, NESW। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है यानी कि नॉर्थ में 5 किलोमीटर्स। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ से वो राइट साइड पे जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि वो ईस्ट में 3 किलोमीटर चला है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो ईस्ट के राइट में क्या हो जाएगा, साउथ में जाएगा 5 किलोमीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। साउथ से वो लेफ्ट में किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट में, तो वो 4 किलोमीटर अब चलेगा ईस्ट में। अब वह निश्चित बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले हमने बोला था नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नॉर्थ और साउथ दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और आंसर में ईस्ट और वेस्ट में ओनली टर्म दे रखी है ईस्ट की, तो आंसर हो जाएगा 7 ईस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 7 किलोमीटर ईस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राधा वॉक 7 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें 8 की 8 डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर पहले नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, और फिर वेस्ट, और लास्ट में नॉर्थ वेस्ट। ये है 8 डायरेक्शंस। सबसे पहले बोला है राधा वॉक 7 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट, तो वो साउथ ईस्ट में चलती है। साउथ ईस्ट में चलती है वो 7 किलोमीटर, एंड देन ही मूव टूवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद वो वेस्ट में जाती है 14 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही मूव्ड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट में जाएगी 7 किलोमीटर, एंड फाइनली ही मूव 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर उसके बाद वो ईस्ट में जाएगी 4 किलोमीटर। अब ये पूछ रखा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले अपोजिट से कैंसल आउट होएंगे, ईस्ट से वेस्ट कैंसल होएगा, और साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। ये डायग्राम है, ये एक डायरेक्शन का डायग्राम होता है ऐसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये होती है 4 सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो
हमें पता है ईस्ट और वेस्ट अपोजिट में होते हैं, नॉर्थ और साउथ अपोजिट में होते हैं। वैसे ही सब डायरेक्शन में होता है, साउथ ईस्ट अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट का। तो दोनों की टर्म 7 किलोमीटर दे रखी है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा ईस्ट में 4 किलोमीटर और वेस्ट में 14 किलोमीटर। तो कैंसिल आउट होके ईस्ट में दे रखा है 4 किलोमीटर और वेस्ट में दे रखा है 14 किलोमीटर। तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट में कैंसिल आउट हो गए, 10 किलोमीटर बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर।